सभी को नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सेक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं 2023 के करंट अफेयर्स। जी हाँ, जनवरी मंथ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चूंकि आपकी प्रीलिम्स बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है तो इसीलिए पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम इसी वीडियो में पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप तैयारी पर ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने जल्दी से नोट कर लीजिए। जनवरी मंथ का करंट अफेयर है 2023। सबसे पहला स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, डेक्सा बीसीसीआई's न्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंडियन प्लेयर्स। नंबर 2 पे वर्ल्ड अफेयर्स, क्रोएशिया स्विच टू यूरो। नंबर 3 पे जीएस पेपर 2 पॉलिटी से प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। नंबर 4 पे जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। नंबर 5 पे जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड इवन एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इंडियन रेलवेज introducing hydrogen power trains on heritage lines. 6 number पे GS paper 2 international relations से new members to join United Nations Security Councils. Number 7 पे GS paper 3 environment से cabinet approves national green hydrogen mission. 8 number पे GS paper 3 से science and tech lecanemab approved for Alzheimer's treatment. Number 9 पे GS paper 3 environment से जोशी मठ सिंह जिन। नंबर 10 पे जीएस पेपर 2 पॉलिटी से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर कोट्स, क्या कोट करा उन्होंने, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 11 पे जीएस पेपर 2 से राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। नंबर 12 पे जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से भार ओएस इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, शायद सबसे पहला करंट अफेयर का वीडियो था वो। उसके बाद नंबर 13 पे 13 नंबर पर जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से साइंस एंड टेक से राजस्थान टू रेंट आउट ड्रोन्स टू फार्मर्स। नंबर 14 स्पोर्ट्स से व्हाट इज वाइट कार्ड इन फुटबॉल मैच। एंड नंबर 15 बिजनेस से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप। ये तो आपने जरूर देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस इस पे बने थे। खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डेक्सा बीसीसीआई's न्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंडियन प्लेयर्स। यानी कि बीसीसीआई, सबसे पहली चीज सभी को पता है, बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम का जो बोर्ड है उसको कहा जाता है न्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंडियन प्लेयर्स। क्या क्राइटेरिया है तो देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अनाउंस्ड that DEXA bone density test will be mandatory for Indian players to be selected for national। देखो पूरे के पूरे ये जो लिखा हुआ है ना, टॉपिक जो लिखा हुआ उसी से आपको पूरा करंट अफेयर समझ आ जाएगा। मैं यही आपको समझा देता हूँ। डेक्सा बोन डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि आपकी जो हड्डियां है ना, उसकी डेंसिटी यानी कि मोटाई पतलाई वो कितनी है ना। अगर पतली होगी तो जल्दी ब्रेकेज का चांस रहेगा, मोटी होगी तगड़ी होगी अच्छी होगी तो ब्रेकेज का चांस कम रहेगा, है ना। बस यही है इस करंट अफेयर में, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सी डेक्सा, व्हाट इज डेक्सा। डेक्सा आल्सो नोन एज बोन डेंसिटी टेस्ट इज एन एक्सरे टेक्नोलॉजी दैट मेजर्स बोन स्ट्रेंथ, है ना। इसमें एक्सरे लिया जाएगा बोन स्ट्रेंथ को देखने के लिए। It can help identify if a person has a risk of breaking or losing bones and can be used to determine if a player is at risk of fracturing any body part। इससे फायदा ये होगा कि मान लो किसी की बोन इतनी मजबूत नहीं है एंड वो रिस्क में है कि उसकी हड्डी टूट सकती है, तो ऐसे में ये बात पहले ही पता हो जाएगी, पहले ही पता चल जाएगी, तो उसके आगे प्रॉपर स्टेप्स लिए जा सकते हैं, है ना। थर्ड पे जो पॉइंट है, टेस्ट कैन बी यूज्ड एज अ precautionary measure to ensure that injured players are fully fit and not at risk of re-injury when they return to team। ठीक है, इससे fully fit पर्टिकुलर प्लेयर है या नहीं ये पता चल जाएगा, जैसा कि हमने शुरुआत में टॉपिक में पढ़ा ना। दूसरा आज का देखा, शॉर्ट एंड क्रिस्प, एज आई सेड जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। क्रोएशिया, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। क्रोएशिया स्विच टू यूरो। क्रोएशिया एक कंट्री है, आपने फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा तो ये वन ऑफ द
कंट्री ऐसी मानी जा रही थी जो शायद जीत सकती थी। खैर, क्रोएशिया हैज स्विच्ड टू यूरोपियन करेंसी द यूरो एंड जॉइंड यूरोप्स बॉर्डर फ्री शेंगेन जोन। ठीक है, इसको शेंजन जोन भी बोला जा सकता है, बोलते हैं। लाइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। So, key points. It officially became 20th member. Remember, कौन सा 20th member of the Eurozone and removal of land border controls with neighboring Slovenia and Hungary marks its inclusion in the कहाँ पर शेंजन जोन में। ओके देखो क्या है यहाँ पर, ऑफिशियली ये बना है 20th मेंबर, 20वां मेंबर यूरोजोन का, और खुद का रिमूवल ऑफ लैंड बॉर्डर है ना। जैसे मान लो ये क्रोएशिया है, तो सीधी सी बात है इनके जो बॉर्डर्स है जैसे हमारा भारत पाकिस्तान है उस तरीके का नहीं। यहाँ पर कोई जवान आर्मी वगैरह इस तरीके से जैसे हमारे बीएसएफ वाले रहते हैं ऐसे नहीं रहेंगे। यूरोपियंस के लिए ये एक तरीके से ओपन बॉर्डर है, जैसे हमारा नेपाल इंडिया का रहता है ना, थोड़ी बहुत चेकिंग एंड डायरेक्टली जा सकते हो उस टाइप से। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि नेपाल भारत है ना, हम लोग जिस तरीके से हैं वो उस तरीके से। इट विल हेल्प नेशन टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी amid soaring inflation in week of Russia war in Ukraine। है ना भैया, देखो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से पूरे यूरोप में काफी इन्फ्लेशन, काफी प्रॉब्लम हुई यूरोपियन कंट्रीज में, है ना, काफी ज्यादा उनका गिर गया मार्केट और बहुत ज्यादा महंगाई वहां की बढ़ गई। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध से महंगाई बढ़ी है एंड इसमें थोड़ी राहत मिलेगी अगर सभी कंट्रीज में सेम करेंसी होगी, सो दैट द पीपल लिविंग देयर विल बी एबल टू ट्रैवल इन कंट्रीज, पर्टिकुलर कंट्री 20 कंट्रीज में आपस में ट्रैवल कर सकते हैं एंड करेंसी एक ही होगी। अब मान लीजिए आपके पास रुपया है और रुपये को पूरे वर्ल्ड में, फॉर एन एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में अगर हम रुपया ही यूज कर सकें तो कितना इजी होगा सबके लिए, है ना। खैर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दिस इज नॉट पॉसिबल। मूविंग ऑन, these are expected to benefit the country's economy and tourism industry and are seen as a symbol of end of Croatia's post-independence journey. Okay, moving on. Euro area and Schengen zone. ठीक है, ये यूरो एरिया और शेंजन जोन है क्या, है ना। तो देखो, इट इज अ ब्लॉक, है ना, इट इज अ ब्लॉक ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन that have replaced their national currencies with single currency. And what is that single currency? The euro, है ना। यूरो एरिया और शेंजन जोन में अगर ये क्या होता है, तो ये एक संगठन है कुछ देशों का जो यूरो को यूज करते हैं अपनी करेंसी हटाकर। यानी पहले इनकी कुछ और करेंसी थी लेकिन अब इन्होंने यूरो अपना ली है। It signifies a zone where European countries abolish their international borders for the free and unrestricted movements of people. Okay, the thing what I was saying before about India and Nepal, उससे भी ज़्यादा easily जब आप कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर सकें उसको उस चीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, इससे आपका ट्रैवल बढ़ेगा, है ना, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इससे लोगों के पास पैसा आएगा, बिजनेस करने वालों के टूरिज्म बढ़ेगा, होटल्स में लोग रुकेंगे, खाना खाएंगे, जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हर जगह से पैसा आएगा, है ना। तो इसलिए ये काफी अच्छी और बेनिफिशियल चीज है। इट इंक्लूड्स 22 ऑफ द यूएस यानी कि यूरोपियन यूनियंस 27 स्टेट्स, यानी कितने थे और उनमें से कितने उन्होंने मान लिए गए, एज वेल एज नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिechtenstein, है ना। इसको लाइचेंस्टेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। ठीक है, ये हाल ही में काफी चर्चित में था। ठीक है, ये क्या है तो देखिए, गुयाना's president Mohammad Irfan Ali, US based businessman Darshan Singh Dhaliwal and DSB Group CEO Piyush Gupta are among 21 recipients of 17 Pravasi Bharatiya Samman Award।
ठीक है, अब ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड क्या है? बहुत इजी है, याद रह जाएगा आपको, आई एम श्योर। देखो क्या है, इट इज द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, ठीक है, फॉर एनआरआईज यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश एंड रन बाय एनआरआईज और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, क्या है ये चीज? तो एनआरआईज के लिए सबसे बड़ा भारतीय अवार्ड है ये, ठीक है, constituted by Ministry of Overseas Indian Affairs and conjunction with प्रवासी भारतीय दिवस, non-resident Indian Day, serves as a way for Government of India to engage with the Indian diaspora and strengthen its ties with NRIs and PIOs। ठीक है, बहुत अब आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा, और जितना आपको समझना है उतना आप जान चुके हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मान क्या है। तो एनआरआईस के लिए है। तो क्यों उनको सम्मान किया जाता है? जो बाहर जा चुके हैं, जिनको ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है, उस देश का सिटीजनशिप भी मिल चुका है, देन उनके लिए क्या जरूरत आन पड़ी कि उनके लिए अवार्ड बनाया जाए? तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भी हमारी कंट्री से बाहर गया, हमारे जिसको हम इंडियन डायस्पोरा बोला जाता है, जिनको हम इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं, अगर वो बाहर हैं, वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका पैसा वापस भारत आता है। ठीक है, उनके कुछ फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार सब यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, वो भी शायद वापस आ सकते हैं। ऐसे में उनका पैसा जो वहां से कमा के वो इंडिया में लाते हैं, जैसे अमेरिका में काम करे, डॉलर है, अब डॉलर कमा के वो इंडिया में लाएंगे तो डॉलर्स को सबमिट तो करना पड़ेगा, डॉलर दे के रुपी खरीदेंगे ना वो, तो फायदा हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन नाउ। Our another current affair of the day, electronic Supreme Court report, ESCR project क्या है? देखो, the Chief Justice of India DY Chandrachud has announced the launch of electronic Supreme Court reports ESCR project। ठीक है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, इनके जो पिताजी थे वो भी खैर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या मोबाइल में चलेगा? क्या है क्या ये चीज? तो चलिए इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, देखो, डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एम्स टू क्रिएट डिजिटल repository of judgments, judges library and editorial section worked tirelessly to digitize and scan the Supreme Court reports from 1950 to 2017 and preserve them in digital form as PDFs। ओके, तो ये कहाँ पर क्लाउड फॉर्म में रहेंगे? क्लाउड फॉर्म इन द सेंस की सभी लोग जानते होंगे कि क्लाउड में आपके एप्लीकेशंस, फोटोग्राफ्स वगैरह रहते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप लाइव जजमेंट देखोगे, इतना ही नहीं है कि कोर्ट में जो चीज चल रही हो बाकी के लोग देखेंगे, ये वो वाली चीज नहीं है। बेसिकली जो सबसे मोटा और गहरा इस चीज का फायदा ये है कि पहले कोई पुराना केस से कोई जजमेंट दिया हुआ हो, उसमें क्या जजमेंट दिया था, उसके बेसिस पे 10-15 साल बाद आपको कोई नया जजमेंट देना हो तो आपको पूरी फाइल वगैरह निकालनी पड़ती थी, बहुत टाइम जाता था उसमें। बट अब ऐसा नहीं होगा, है ना, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी सो दैट आप इजीली जल्द से जल्द वो चीज तुरंत उसी वक्त देख सके एंड जजमेंट जल्दी से जल्दी पास हो सके। ठीक है, इट इज अ part of Indian judiciary efforts toward digitalization and aims to bring positive change for all stakeholders in the justice system, including litigants, members of bar and judicial academies। ठीक है, सिंपल सा था, फायदे की चीज है, अच्छी चीज है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। Indian Railways introduced hydrogen power trains on heritage lines to update appearance and operating system of trains and promote use of green energy in public transportation। देखो, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, भारतीय रेलवे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को यूज
कर रही है और भी ज्यादा करेंगी। हम हाइड्रोजन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, खैर हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नाउ और देखो इसमें की पॉइंट्स क्या है, पढ़ो साथ में। इट विल रिड्यूस द रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। पहली ही लाइन क्या बोल रही है कि फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। एंड प्रमोट द यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ग्रीन एनर्जी क्या है, जिससे कि कोई प्रदूषण नहीं होता है। ओके, ट्रेन्स विल बी मोर एफिशिएंट एंड रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस कंपेयर टू देयर फॉसिल फ्यूल्स काउंटरपार्ट्स। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ट्रेन इसकी बनेगी, जो हाइड्रोजन पे चलेंगी, वो मोर इफिशिएंट होगी, मतलब उसमें कम काम लगेगा, उसमें आप बार बार उस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रफ एंड टफ और ज्यादा होगी। कंपेयर टू हुम, कंपेयर टू द थिंग विच वी आर यूजिंग राइट नाउ, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से चलने वाले जो भी ट्रांसपोर्ट्स है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, it is expected to lead to a better travel experience for passengers as they will be equipped with Vista Dome coaches, है ना, for more comfortable and immersive journey. Now, tell me, how many of you know about the Vista Dome coaches? देखो मैं आपको बताता हूँ। Vista Dome coaches का मतलब होता है, इन ट्रेन्स में लार्ज ग्लास विंडोज होंगी, ग्लास रूफ्स होंगी, रोटेटिंग सीट्स होंगी और ऑब्जर्वेशन लॉन्च होगा। यानी मतलब कि कहने का तात्पर्य टोटली मॉडर्नाइज कोच, टोटली मॉडर्नाइज डब्बा ट्रेन का, देसी भाषा में आपको बताता हूँ। ठीक है, समझ आ गया, उसको हम बोलते हैं विस्टाडोम कोचेस। ओके, याद रखिएगा ये वर्ड अच्छा है। ठीक है, विस्टाडोम कोचेस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट करंट अफेयर, न्यू मेंबर्स ज्वाइन यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, कुछ नए मेंबर्स ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइन करे। नए मेंबर्स है ना कुछ देशों ने, और ये तो होता ही है हर 2 साल जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हम इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है, तो एक टाइम पीरियड होता है। और परमानेंट मेंबर जो कि दूसरे देशें हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ठीक है, ये जो कंट्रीज है 5, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज नॉन परमानेंट मेंबर्स 20 कंट्रीज होती हैं। ठीक है, G20 इसीलिए हो रहा है। देखो, Ecuador, Japan, Malta, Mozambique, and Switzerland officially began their 2-year term as non-permanent member of the UNSC. ओके, देखो अब इसके की पॉइंट्स जान लेते हैं। देखो, G20 वाली बात मुझे कोट मत करना, आपके एग्जाम्पल और अच्छे से समझाने के लिए मैंने बोला है। की पॉइंट्स, द इनकमिंग मेंबर्स इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड आर रिप्लेसिंग इंडिया। अब ये पॉइंट पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी रिप्लेस कर रहे हैं आयरलैंड को, केनिया को, मैक्सिको को, नॉर्वे को। ठीक है, इनको रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, इनका टर्म खत्म हो गया इन कंट्रीज का, उनकी जगह ये कंट्रीज लेंगी whose 2-year terms have come to an end. ठीक है, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घना and United Arab Emirates are currently in middle of their 2-year terms and as a non-permanent member of the Security Council. ठीक है, इनका टर्म अभी मिड में है, किसी का 1 साल हुआ है, किसी का 6 महीने, किसी का 1.5 महीने, इस टाइप से। ओके, now becoming a member of UNSC can increase its global profile and give smaller nations a larger voice in international peace security. ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, यूएनएससी का मेंबर बनने से एक देश को कई फायदे होते हैं। क्यों, सबसे बड़ा क्या फायदा हो सकता है? सबसे बड़ा, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, जब सब बड़े बड़े देश के बड़े बड़े उच्च अधिकारी, उच्च लोग, उच्च पॉलिटिशियंस आते, क्या क्या फायदा हो सकता है? अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, in addition, participating in the decision making process of Security Council, non-permanent members also have an opportunity to bring attention to specific issues and regional concerns. देखो, सॉरी, रीजनल कंसर्न्स। सबसे गलत फायदा इन चीजों का कौन उठाता है? कौन सा देश सबसे ज्यादा गलत फायदा उठाता है इन टर्म्स ऑफ इंडिया? इंडिया के लिए अपोजिट कौन? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान किस चीज का मुद्दा हमेशा यूज, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एस जयशंकर जी ने कोट करा था बिलावल भुट्टो को। क्या कोट करा था? कौन सा इश्यू सबसे ज्यादा यूज करते हैं? तो एक तो आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है? तो कश्मीर से। ये
टॉपिक सबसे ज्यादा पाकिस्तान यूज करता है और इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का गलत फायदा हो, ठीक है। लेकिन इंडिया ने ऐसा कभी नहीं करा है। जो टॉपिक जिस चीज पे डिस्कशन होता है हम उसी पे बात करते हैं। द काउंसिल हैज द पावर टू डिप्लॉय peacekeeping missions, impose sanctions, and address conflicts, flashpoints, as well as addressing issues such as terrorism and arms control. ठीक है, ये काउंसिल के पास पावर होती है डिप्लॉय पीस कीपिंग। देखो आपको पता होगा यूएनएससी की आर्मी पुलिस वगैरह डिप्लॉय हुई किसी कंट्री में जहां पर जरूरत होती है, सैंक्शंस भी लगा सकती है। यूएनएससी सैंक्शन लगा देगी कि आपने रशिया के साथ अगर कुछ करा, जैसे फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि रशिया अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है, अगर रशिया की हेल्प करी फलाना ढिमकाना, ठीक है, इस तरीके के सैंक्शंस लगा सकता है। तो काफी लॉस हो सकता है जब इतनी सारी कंट्रीज ऐड है उसमें यूएनएससी में और आप सैंक्शन लगा दो, तो जितनी कंट्रीज उसमें हैं वो आपकी हेल्प नहीं करेंगी, वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगी, तो आपकी कंट्री का कितना लॉस हो सकता है ना। तो ये पावर्स रहती हैं ना। नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अभी हमने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के बारे में बात करा, उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, जान लो। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दैट एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब। बस ये है नया चीज, ग्लोबल हब फॉर यूजिंग प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन को ग्लोबल हब बनाने के मिशन पर हैं। इंडिया का ये नया मिशन है कि हाइड्रोजन को एक, जैसे कि आपको बैटरीज चाहिए हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो कहाँ जाओगे आप? चाइना के पास जाओगे। हाइड्रोजन के लिए चाहिए हो तो कहाँ जाओगे? इंडिया के पास जाओगे। ये इंडिया का मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मैं क्यों बोल रहा था ये लगभग सेम है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है will facilitate the demand, production, utilization and export of green. It is a program to incentivize, है ना, the commercial production of green hydrogen and make India a net exporter of the green hydrogen mission। क्या है ये? डिमांड, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन की बढ़ाने का, या फिर हम टॉप पर रहे उसका काम करेगा। ये इनका मिशन है, जैसा मैंने आपको शुरुआत टॉपिक में बताया। ये प्रोग्राम क्या करने जा रहा है? तो ये पूरी दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन मेक इन इंडिया जो हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया में एडवर्टीज करना या पूरी दुनिया में एक छाप छोड़ना, पहचान छोड़ना कि हाइड्रोजन से जो गाड़ियां चलेंगी या फिर हाइड्रोजन की हेल्प चाहिए तो इंडिया इज ऑन द टॉप। ठीक है, ये एक्सपोर्ट, जैसे कि यूएई वगैरह इन अरब कंट्रीज ने तेल एक्सपोर्ट करा है, चाइना ने बैटरीज वगैरह, लिथियम वगैरह इस चीजों को एक्सपोर्ट करा, इंडिया हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी will formulate the scheme guidelines for the implementation of the respective components. ओके, नाउ देखो बेनिफिट्स जान लो। मोटा मोटा आप जान चुके हैं, जितना आपको प्रीलिम्स के लिए जरूरत है उतना आप जान चुके हो। ठीक है, चाहो तो स्किप करके दूसरा करंट अफेयर पढ़ सकते हो, लेकिन बेनिफिट्स फॉर योर मीन्स बाद में देख लेना, लेकिन देख नहीं पाते इसलिए अभी देख लो। क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, decarbonization of industrial mobility and energy sectors, reduction in dependence on imported fossil fuels and feedstock, development of indigenous manufacturing capabilities, creation of employment opportunities और development of cutting edge technology। देखो cutting edge technology किसको बोला जाता है? अत्याधुनिक तकनीक। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अब आपको समझ आता है, मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आपके फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम होगी, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, मोटा मोटा आप खुद भी थोड़ा से दिमाग लगाएंगे, सेंस लगाएंगे तो आपको यही सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लिसेनमैब है ना, लिसेनमैब अप्रूव्ड फॉर अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट। अल्जाइमर्स बहुत बेकार और खराब डिसीज है। The US Food Drug Administration has approved lecanemab, a monoclonal antibody developed by Eisai and Biogen for the treatment of Alzheimer's disease। देखो अल्जाइमर्स सुना होगा आपने, भूल जाता है व्यक्ति। और जैसे आपने अगर मूवी देखी हो, आई एम श्योर देखी होगी, नहीं देखी हो तो देखना, मैं हर बार एक मूवी आपको जरूर बताता हूँ। कौन सी मूवी? उरी मूवी।
उरी मूवी में विक्की कौशल की मम्मी को यही बीमारी रहती, अल्जाइमर्स की। ठीक है, देखिएगा, अच्छी मूवी है। नाउ लेट्स गेट टू नो अबाउट दिस लीकैनमैब या फिर लीसैनमैब। देखो, सेकेंड ड्रग टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स एंड फर्स्ट टू स्लो कॉन्गिनेटिव डिक्लाइन इन क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, ये जो ड्रग है या दवाई है जिसे अप्रूव किया गया अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ये क्या करेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली। ये एक देखो, मैं पढ़ देता हूँ पहले, फिर इसको समझाता हूँ। A monoclonal antibody targets amyloid beta protein, reduce formation of amyloid plaques and neurofibrillary tangles in brain। देखो क्या होता है, इसमें एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टारगेट करता है एमिलॉइड बीटा प्रोटीन को, ताकि एमिलॉइड प्लाक्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स का फॉर्मेशन यानी बनना कम हो सके, बंद नहीं, कम हो सकते। ओके, administered intravenously and used in early stages of Alzheimer's to allow individuals to have more time to participate in daily life and live independently। देखो, जड़ से तो खत्म नहीं किया जा सकता इस नियम को, लेकिन थोड़ा क्योर करा जा सकता है। ओके, मूविंग ऑन। बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा है, जोशीमठ sinking zone due to the land subsidence। Joshimath, a key transit point for tourists traveling to Badrinath and Hemkund Sahib, developed cracks causing panic and protest among the local people। बहुत न्यूज में था, ये बहुत चर्चित था। जोशीमठ में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, दरारें, घरों के अंदर दरारें, होटल्स के अंदर दरारें, सड़कों पे दरारें, मतलब ये कई न्यूज आई थी, ये धस रहा है ना, ये जमीन के अंदर धस रहा है, और इसीलिए लोगों को इमीडिएटली इवैक्यूएट भी कराया वहां से। सो लेट्स नो दिस, हुआ क्या था, लेट्स गेट ब्रीफ इनटू इट एज ऑलवेज। नाउ the primary cause of the land subsidence in Joshimath is believed to be the National Thermal Power Corporation's Tapovan Vishugarh Hydro Power Project. Though climate change is also a contributing factor। सबसे प्राइमरी जो कॉज है जोशीमठ के सिंक होने का, सब्सिडेंस होने का, वो माना जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन तापोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, दो जो क्लाइमेट फैक्टर है उसको हम नकार नहीं सकते। द टाउन फॉल इन हाई रिस्क सिस्मिक जोन 5 इज traversed by running streams, है ना, with a high gradient from Vishnuprayag, a confluence of Holy Ganga and the अलकानंदा रिवर्स। ठीक है, ये जोन है, इसका इलाका है, इसकी लोकेशन है, क्या हो रहा है वहां पे। देखो, वो जो एरिया है सिस्मिक जोन 5 में आता है। मैंने एक शॉर्ट में आपको सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में बता, आप जरूर उसको चेक कीजिएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। देखिए, सिस्मिक जोन्स आप उसमें देखिएगा, लेकिन ये इसकी लोकेशन है जहां पर सिस्मिक जोन 5 है, मतलब कि हाई इंटेंसिटी लेवल होता है ऐसी जगहों का जहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ जोशीमठ, इट इज अ हिली लोकेटेड इन ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, a gateway to several Himalayan mountain climbing expeditions, trekking trails, Oli Valley of Flowers, and pilgrim centers like Badrinath। ओके, ये कुछ खास आपको जो चीज जाननी थी बता चुका हूँ। ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब मेन रीजन क्या है इसके सिंक होने का वो देख लिया आपने, बस। ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। forces and is home to one of the army's most important cantonments। ठीक है,
इसलिए ये जगह इतनी ज्यादा चर्चित रही है, वरना आप नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ साइड में जाएगी तो ऐसी जगह बहुत सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये क्यों न्यूज में था, वो इसलिए न्यूज में था। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा। आप अगर 28 मई को पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर ना पढ़ा हो। Vice President Jagdeep Dhankar sparked a debate on the separation of powers between the executive and judiciary. जगदीप धांकर जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बयान, ठीक है, उसको जान लेते हैं डेप्थ में क्या बोल दिया। देखो, he criticized the Supreme Court for using the doctrine of basic structure to strike down the constitutional amendments that introduced the National Judicial Appointments Commission. उन्होंने क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट को, क्यों? क्योंकि उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, उसको नकार दिया। क्या कह के कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के तहत ये सही नहीं है। In his maiden speech by Rajya Sabha, Dhankar had referred to striking down of the NJAC National Judicial Appointment Council Act as a severe compromise of parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people. Okay, ये कहा गया। देखो, ये जो चीज है डिबेटेबल है ना, और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, हमेशा आप याद रखिएगा, जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कम रहती है, और जब मिलके कोई सरकार बनती है तो सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ जाती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्ट चीजों पर ध्यान देना शुरू किया है। दो द पार्टी विच इज इन पावर वो पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई है। आप इंदिरा गांधी के टाइम पे देख सकते हैं, जब इमरजेंसी लगाई थी तब सुप्रीम कोर्ट काफी पावर में था, ठीक है, जब वो पूर्ण बहुमत से ही सुप्रीम कोर्ट डाउन हो गया। ऐसे चीजें रहती हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटी आप जब और ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है। नाउ मूविंग ऑन, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। Rajasthan has become the first state in India to implement a policy for blindness control with the objective of ensuring right to sight for its citizen. Remember this. क्या याद रखोगे? Right to sight. ये टैग आप याद रखोगे, अपने आंसर में मेंस में यूज करोगे, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Now, the new policy aims to bring prevalence rate of blindness 1.1% in 2022 to 0.3%. ये इनका गोल है, ठीक। It also entails a drive for public awareness as well as technical improvement activities related to the cure of blindness. ठीक है, इस पे ब्लाइंडनेस पे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि क्या चीज करने से आप बचें, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। कुछ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि और अच्छी तकनीकों से, टेक्निक से, इलाज से जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको कैसे सुधारें, उनको कैसे ठीक करें। दिस विल इंक्लूड कैंपेन्स फॉर आई डोनेशन, है ना। ये कैंपेन भी लगाएंगे जिसमें आई डोनेशन जैसे जिन लोगों को करनी है। आई डोनेशन ऐसा नहीं कि आप जिंदा और आपकी आंखें, जब आपकी मृत्यु हो जाए उसके बाद में आई डोनेशन, कोई भी ऑर्गन का डोनेशन ऐसे ही होता है। Extensive level and training for eye assistants in addition to training for eye surgeons and other specialists. ठीक है, काफी ध्यान दिया जाएगा। डॉक्टर्स को भी बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी आई सर्जन्स को, और ज्यादा इसके बारे में बताया जाएगा और काफी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, भार ओएस। इसको मैं डिस्कस ऑलरेडी करा हुआ हूँ किसी न किसी करंट, शुरुआत की एक दो करंट अफेयर में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया था, भार ओएस के बारे में, इफ यू गाइस रिमेंबर, बट डोंट वरी, हम इसको फिर से देखेंगे। भार ओएस इंडिजिनियसली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आईआईटी मद्रास incubated company has developed भार ओएस। ठीक है, आईआईटी मद्रास में भार ओएस डेवलप हुआ है, ठीक है, याद रखिए। नाउ व्हाट इज भार ओएस? तो ये भारत द्वारा बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम
बिल्कुल एंड्रॉइड और आईओएस की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यही यहाँ लिखा है। इट इज इंडिजिनसली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉइड एंड आईओएस। इट इज फोकस्ड ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मेन चीज प्राइवेसी और सिक्योरिटी, इन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। The operating system is unique as it allows only safe and trusted applications to be installed. Only safe and trusted applications को ही install करा जा सकता है, मतलब ये iOS से भी ज़्यादा safe है. It is a contribution towards the idea of self-reliant India और आत्मनिर्भर भारत by creating a secure OS environment for India-based users. ये आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के स्वयं के लिए सेल्फ रिलायंट होने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, इंडियन यूजर्स के लिए। इसके फीचर्स जान लेते हैं, है ना, बहुत अच्छे और फीचर्स इसके मतलब अच्छे हैं, आपको तारीफ के लायक है। प्रोवाइड स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फीचर्स, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयरफॉर इज apt for 5G networks. Users willing to use cloud services will be benefited the most from the app. क्लाउड सर्विसेज, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। क्लाउड सर्विसेज क्या होता है? कई बार आप जैसे गूगल फोटोज एग्जाम्पल, गूगल फोटोज पे आपके फोटोज अपलोड हो जाते हैं, आप जब नया फोन लेते हैं उसमें आप अपना सब डेटा, ईमेल एड्रेस वगैरह डालते हैं, पूरा डेटा वापस आ जाता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी क्लाउड में स्टोर हो चुका है, एक दूसरी जगह इंटरनेट पे वो आपका पूरा डेटा स्टोर हो चुका है, सिक्योर्ड है, जो कि कोई नहीं देखेगा। और जब आप उसको एक्सेस करते हो किसी भी डिवाइस पे, वो सारी चीजें आप उस डिवाइस पे ला सकते हो। ओके, नो डिफॉल्ट एप्स, जैसे कि कोई एंड्रॉइड की तरह, चाइना के फोन्स की तरह आपको टिकटॉक टाइप कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा पहले से, ठीक है। हाँ, इसके अंदर फोन, कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, इस तरीके की चीजें रहेंगी जो एसेंशियल पार्ट रहता है मोबाइल का। सेटिंग यूजर्स डू नॉट हैव टू कीप और यूज प्री इंस्टॉल्ड एप्स इन दिस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, वेरी गुड। Will use a system private app store services pass, which will examine and curate apps for app safe for users। ठीक है, ये एक इसके अंदर एक नया ऐप स्टोर होगा जो कि जिसको पास कहा गया है। पास मतलब प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, जिसमें सिर्फ वही एप्स रहेंगे जो कि ये लोग पास करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, राजस्थान टू रेंट आउट ड्रोन्स टू फार्मर्स। राजस्थान रेंट करेगा, रेंट मतलब राजस्थान राजस्थान में किसानों को राजस्थान सरकार ड्रोन्स दे रही है फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए, छिड़कने के लिए, ठीक है। देखो तो क्या है ये, इसको जान लेते हैं। द राजस्थान गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू फार्मर्स इन द स्टेट टू स्प्रे फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ओके, ओके, देखो क्या है। The drones are to be provided to low income group farmers and on rent. लो इनकम ग्रुप फार्मर्स यानी कि जो गरीब किसान हैं उनको दिया जाएगा और बाकियों को रेंट में। It will also help farmers in controlling locusts by spraying chemicals. Locusts यानी कि कीड़े मकोड़े वगैरह जो हो जाते हैं। It will monitor the health of the crops and irrigation requirement. It will help farmers to conserve water. पानी की भी बचत होगी as it uses less water comparison to conventional spray to apply fertilizers and insecticides their crop. ठीक है, क्योंकि इसमें कम पानी का उपयोग होगा पुराने तरीकों से, आप देखा जाओ कंपेयर करोगे तो। नेक्स्ट स्पोर्ट्स सेक्शन से व्हाइट कार्ड। अब ये व्हाइट कार्ड क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी चर्चा में है फुटबॉल की दुनिया में। द रेफरी शोज रेड एंड येलो कार्ड्स फॉर फाउल प्ले इन फुटबॉल एंड विद इट व्हाइट कार्ड वाज रीसेंट। फुटबॉल में रेड कार्ड, येलो कार्ड तो आपने देखा होगा, लेकिन व्हाइट कार्ड पहली बार आप देख रहे होगे, जान रहे होगे। अब देखो व्हाइट कार्ड होता क्या है, व्हाट इज दिस व्हाइट कार्ड? तो द कंसेप्ट ऑफ व्हाइट कार्ड वाज स्टार्टेड बाय पुर्तगाल यानी पोर्तुगीज, है ना। The country aims to increase the ethical value in sports by introducing the white card. As the card encourages fair and just play, players will be motivated to play ethically. यानी खेल भावना और बिना चीटिंग के, बिना किसी गलत तरीके से खेल को जीते, खेल की भावना के साथ खेल को खेला जाए, उसको कहा जाएगा। तो व्हाइट कार्ड शो किया जाएगा कि
ढंग से खेलो ही। The first white card was used on January 21st, 2023 in the match between Sporting Lisbon and Benfica football teams of Portuguese in the city of Lisbon। कब यूज हुआ था सबसे पहली बार? तो जनवरी 21 2023, यानी अभी अभी हाल ही में। ठीक है, इन अ मैच बिटवीन, किन किन के बीच में था? तो ये पोर्तुगीज की दो टीम थी, स्पोर्टिंग लिस्बन और बेनिफिसिया। ओके, या फिर बेनिफिका, सॉरी। मूविंग ऑन, और थोड़ा जान लेते हैं कि रेड कार्ड येलो कार्ड क्या होता है। तो देखो, रेफरी शोज रेड कार्ड व्हेन द प्लेयर्स ब्रेक रूल्स, और येलो कार्ड इज गिवन व्हेन कॉशन गिवन टू प्लेयर्स ऑन द फील्ड। पहले येलो कार्ड देते हैं अधिकांश, एक तरीके से चेतावनी देने के लिए कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो आपको बाहर कर देंगे, और ये हकीकत में बाहर करने वाला कार्ड। और इंडिया की बात की जाए यहाँ पर, अबाउट इंडिया, तो इफ अ व्हाइट कार्ड इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, देन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन शुड रिकॉग्नाइज इट फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी कि अगर इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। However, if the Indian team is playing at FIFA and FIFA agreed to a white card, then All India Football Federation will also agree। FIFA ने अगर इसको एग्री कर दिया, सीधी सी बात है, इस 4 लाइनों का FIFA ने अगर एग्री कर दिया तो इंडिया भी एग्री कर लेगा, सीधी बात। नाउ ये तो भाई साहब वो करंट अफेयर या वो न्यूज है जो आपने काफी टाइम से देखी होगी। कह सकते हैं कांग्रेस का ऐसा कहना है कि इन चीजों की वजह से राहुल गांधी जी को बाहर कर दिया गया पार्लियामेंट से, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था अडानी के ऊपर। इसमें आप देखोगे, चीजों को जानोगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च, हिंडनबर्ग क्या है, मैं आपको और ज्यादा इसमें बताऊंगा विषय ब्रीफ में। देखो, हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप रो, देखो, द हिंडनबर्ग फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी रिसेंटली रिलीज रिसर्च रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप। हिंडनबर्ग एक कंपनी है, उनका काम ही ये है कि पूरी दुनिया में ऐसी कंपनीज को वो ढूंढते हैं जिन पे उनको डाउट होता है कि नेचुरली इनके शेयर्स इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और उनको फिर ये लोग एक्सपोज करते हैं। उनको एक्सपोज करने से इनको क्या फायदा होता है? देखो, एक तरीका होता है ट्रेडिंग का, जिसमें आप पैसा लगाते हो और शेयर्स के भाव बढ़ते हैं तो आपको फायदा होता है। एक ट्रेडिंग का तरीका और होता है जो काफी रिस्की है और इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है, कि आप पैसे लगाते हो और उसके शेयर्स गिरते हैं तो आपको डबल मुनाफा होता है। लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि शेयर उठेगा तो लिटिल 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 उठेगा उठेगा उठेगा, एक लेवल तक जाएगा, फिर नीचे जाएगा। गिरेगा तो उसकी कोई संभावना नहीं कि वो कितना गिरेगा। गिर गया गिर गया गिर गया, बहुत गिरा, आपको माइनस में करोड़ों लाखों अरबों का लॉस हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो ये इनका काम है हिंडनबर्ग वालों का। खैर, इसको और जानते हैं। देखो, की पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ग्रुप वाज इन्वॉल्व्ड इन स्टॉक मैनिपुलेशन, यूज्ड टैक्स हेवन्स एंड एस्टैब्लिश्ड शेल कंपनीज। अब क्या बोल रही है रिपोर्ट कि अडानी ग्रुप जो था वो स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा था। ये कानूनी तौर पर गलत है, एथिकली भी गलत है, और स्टॉक की दुनिया में, स्टॉक मार्केट की दुनिया में भी बहुत गलत है। आप स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, यानी कि आपने एक और, चलो आज मैं आपको वेब सीरीज बताता हूँ, जरूर देखी होगी आपने, स्कैम 1992 देखा है? उसमें शुरुआत में बोला जाता है स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना, यानी कि लोगों में अफवाह फैला देना, लोगों को बताना अरे ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें तो पैसा बहुत बनेगा, ऐसे करके बहुत सब जगह फैला दिया, भले वो कंपनी बिल्कुल बेकार हो, उसमें लोगों ने पैसा लगा दिया। अब जितने लोग पैसा लगाएंगे उस शेयर के भाव बढ़ेंगे, उस शेयर के भाव बढ़ेंगे तो प्रॉफिट होगा कंपनी को। तो इसको बोलते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन, मोटे मोटे तौर पे बता दें। टैक्स हेवन्स है ना, टैक्स को बचाने के लिए गलत वे के तरीके, गलत कंट्रीज से जो पैसा आ रहा है ना, आप पढ़ते हो इसको। शेल कंपनीज, इसको भी पढ़ते हो। शेल कंपनीज यानी कि सिर्फ दिखावे की कंपनी, रियलिटी में ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि इनके पास 20,000 करोड़ की शेल कंपनीज है। शेल कंपनीज मतलब आप उसको ऑथराइज करवा लो, दिखा रहे हो कि हाँ ये कंपनी है, लेकिन मान लो ये भी स्कैम 1992 में वैसे इस चीज को दिखाया गया बहुत खूबसूरत तरीके से
कि आप अगर उनके प्लेस पे जाओ, उस लोकेशन पे जाओ, वहां कोई कंपनी मिलेगी ही नहीं आपको। रियलिटी में ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, कोई व्यक्ति काम ही नहीं करता है, नॉट इवन अ सिंगल human is working in that company. It is just to show that the company has invested in that company and that got lost and falana falana, and that is used as a shell company. Now, while the shell companies were not operating in reality, है ना, वही चीज मैंने आपको बोली, company fraudulently post itself as blooming in business, increase stock prices of group by 1 और बाप रे 815% दिखाया अडानी ग्रुप ने कि हमने इतना ग्रो करा है और इतना ग्रो किया, स्टॉक प्राइसेस बढ़ाए, इतने बढ़ाए 815% इन फ्यू मंथ्स। तो ऑब्वियसली ये बात तो देखी जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक तो है, प्रैक्टिकली है। इतनी जल्दी आप सोचो, ये तो हेरा फेरी के लक्ष्मी चीट फंड से भी ज्यादा बड़ी आपको एक का डबल भी नहीं है, एक का 800 गुना दे रहा है। सो इट इज रियली कहीं तो फ्रॉड हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, इतनी जल्दी ऐसा नहीं हो सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च इज अ कंपनी स्पेशलाइज्ड इन फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके तो ये हिंडनबर्ग के बारे में था, ये अडानी के बारे में था। अगर आप चाहेंगे तो एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हूँ मैं, उसमें और भी आपको मैं चीजें बता सकता हूँ, शेल कंपनीज क्या है, टैक्स हेवंस क्या है, स्टॉक मैनिपुलेशन क्या है, हिंडनबर्ग किस तरीके से पैसा कमाता है, और मेरी क्या राय है अडानी ग्रुप के ऊपर। तो वो तो मैं अभी बता देता हूँ कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो जरूर काला है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें इस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दो फैक्ट्स वी एज अ पीपल हु आर इन यूपीएससी फील्ड, हमको हर चीज प्रैक्टिकली देखनी चाहिए, और कुछ चीजें सही हैं तो सही हैं, कुछ चीजें गलत है तो गलत होनी चाहिए। विद दैट सेड, ये आपका जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, फिर मार्च एंड अप्रैल, एंड हियर वी विल कंप्लीट 2022-23 करंट अफेयर सीरीज फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। आशा करता हूँ आपको एक करंट अफेयर और हमारा इस तरीके का एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए।